नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीटेट एसएसटी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। आपने इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से सुनना और समझना है, क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को समझ लेते हैं तो आपका जो पेपर होगा आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। अगर हम सीटेट एग्ज़ाम की बात करते हैं, आपका एग्ज़ाम जो कि 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा जनवरी के महीने में, उसको ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। NCERT SST प्रीवियस ईयर की हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। जिन साथियों ने वो वीडियोस नहीं देखी, आप उनको जरूर देखें, उसके बाद ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। If Greenwich meridian time is 12 noon, then what will be the time at 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आपसे पूछा जा रहा है टाइम से संबंधित सवाल कि ग्रीनविच या मध्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे हैं, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। 9 बजे होंगे सवेरे के, या फिर 3 बजे होंगे दोपहर के बाद वाले, या फिर 10 बजे होंगे मॉर्निंग के, या फिर 2 बजे होंगे दोपहर के। तो आपने सही जवाब देना है। आप सभी को पता होगा कि 0 डिग्री पर ग्रीनविच लाइन आपको गुजरती हुई दिखेगी। हम इस इमेज में भी देख लेते हैं। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन गुजर रही है, जो बीच में से बिल्कुल जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री पर सिचुएटेड है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 45 डिग्री अगर आप ईस्ट में जाएंगे, 45 डिग्री ईस्ट में जाने पर क्या समय होगा अगर ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बजे हैं। सो क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है। बस आपने एक फॉर्मूला याद रख लेना है कि 1 डिग्री में आपको कितने मिनट देखने को मिलते हैं। सो 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो आपको 4 मिनट देखने को मिलते हैं। इसी तरह आप क्या करेंगे, 45 डिग्री यहाँ पर हमें दिखाया गया है, 45 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, यहाँ पर लगभग आ जाएगा 180 मिनट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 180 मिनट्स किसके बराबर हैं, ये लगभग 3 घंटे के बराबर हैं। आपके कह सकते हैं 180 मिनट्स। अब आप क्या करेंगे, इस 12 बजे में आपने 3 घंटे को ऐड कर देना है। अगर आप 12 बजे हैं दोपहर के, आप इसमें 3 घंटे ऐड कर दोगे तो ये कौन सा टाइम हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा दोपहर का, कह सकते हैं 3 बज जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका सही जवाब होगा। अब हो सकता है कि इस ऑप्शन में 3 बजे और लिखा होता, बट वहां पर AM लिखा होता। तो आपने इन चीज़ों को कैसे पता लगाओगे, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, और यहाँ पर तो दोपहर वाला टाइम हो ही रहा था, तो इसलिए हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर बैक साइड होता तो हम यहाँ पर क्या करते, हम इसको कह सकते हैं कि वहाँ पर PM की जगह फिर हम AM लगा देते। सो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 PM। आप इस पर जवाब को टिक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सी केव्स आर फॉर्म्ड इन कोस्टल एरियाज, सेलेक्ट द सूटेबल रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स। कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बन जाती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। आपने समुद्री गुफाएं जरूर देखी होंगी, आपने SST में ये लेसन भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स की तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, या फिर ऑप्शन नंबर 2 विंड इरोजन की पवन अपर्दन, या फिर ऑप्शन नंबर 3 मैन मेड एक्टिविटी मानव निर्मित गतिविधि, या फिर ऑप्शन नंबर 4 फॉलिंग ऑफ रॉक्स की शैलों का गिरना। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सी केव्स होती हैं जो समुद्र में, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। तो समुद्र गुफाएं बनती कैसे हैं, पहले मैं इसका सही जवाब दूंगा, उसको बाद आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि तरंगों द्वारा क्या बन जाती हैं। जो इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स होती हैं, इसके
द्वारा ही आपको ये जो सी केव्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आपके सामने एक फोटो दिख रही है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सी वेव्स, कि सी वेव्स से जो होती है वो क्या बनती हैं, सी केव्स बनती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो पानी दिख रहा है, ये समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो समुद्री लहरें जब आएंगी, जब सी वेव्स आएंगी, तो यहाँ पर कुछ दरारें पड़ जाएंगी। क्या होगा, जब पानी इसमें जोर से इस पत्थर पर टकराएगा तो क्या होगा, जब बड़ी बड़ी लहरें इन समुद्री चट्टानों से टकराएंगी तो यहाँ पर दरारें पड़ जाएंगी। जब दरारें पड़ गई तो क्या होगा, उन दरारों जो होंगी वो धीरे धीरे बड़ी होती रहेंगी। अब बड़ी होंगी तो वो इस तरह से किसका रूप ले लेंगी, गुफाओं का रूप ले लेंगी, क्योंकि एक टाइम पर आकर ये दरारें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स, की तरंगों द्वारा जो लहरें हैं उनके द्वारा क्या बन जाती हैं, बड़ी बड़ी जो केव्स होती हैं चट्टानों में वो बन जाती हैं, समुद्री गुफाएं बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 को आप टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। कि जो नेचुरल वेजिटेशंस आपको देखने को मिलती हैं, और हमने कौन से नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन ट्रीज की, सदाबहार वृक्ष की। ऐसे जंगल होंगे, ऐसे कुछ पेड़ पौधे होंगे जो कि हमेशा ही सदाबहार रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सो हमने उनके बारे में बताना है कि वो सदाबहार जो होते हैं वो इक्वेटेरियल, मतलब कि जो भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर लाइन होती है, उसके आसपास ही क्यों देखने को मिलते हैं, आपने इसका रीजन बताना है। तो देखते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, क्योंकि मध्य तापमान होता है और मध्य वर्षा होती है, ये कारण हो सकता है। या फिर हैवी रेनफॉल एंड हैवी टेम्परेचर, की भारी वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। या फिर कह सकते हैं लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, की कम बारिश होती है और ज़्यादा तापमान होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मॉडरेट रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर, की मध्य वर्षा होती है और निम्न तापमान होता है। इन्होंने बात की है सदाबहार जंगलों की, कि सदाबहार जंगलों में आपको जो भी वृक्ष देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, वो हमेशा हरे भरे ही क्यों रहते हैं, आपने इसका रीजन बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, फोटो में मैं आपके सामने एक इक्वेटर लाइन ड्रॉ करता हूं। जो आपको ये बीच में लाइन दिख रही है ना, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर ये सिचुएटेड देखने को मिलेगी। धरती को दो भागों में बांटती है ये वाली रेखा, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर जो सूरज की जो किरणें पड़ती हैं वो यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, सारा साल यहाँ पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं वो सीधी इस पर पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है। अगर किसी जगह पर तापमान ज़्यादा होगा, समुद्र यहाँ पर जितने भी होंगे, यहाँ पर अगर सीधी रोशनी पड़ेगी जिसके कारण गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। गर्मी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि सारा साल बरखा जो होगी, बारिश होगी, वो यहाँ पर होती रहेगी, जिसके कारण यहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे वो हमेशा ही हरे भरे होंगे। सो इसका मतलब ये है कि हैवी रेनफॉल तो होगी, ज़्यादा बारिश भी होगी, और जो तापमान होगा, तापमान भी आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 को आपने लगाना है टिक। और इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं 54 जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने लैटिट्यूड्स के बारे में बताना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन होती हैं, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइन होती हैं, लंबी लाइंस, ऊपर से नीचे वाली लाइन। जैसे कि मैंने ये एक ग्लोब बनाया मान लीजिए, तो ये वाली जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी, ये लैटिट्यूड लाइन होगी। अभी मैंने जो आपको इक्वेटर दिखाया था वो कौन सी लाइन थी, वो भी लैटिट्यूड लाइन थी। अगर हम इसकी बात करें, ये ऐसी रेखा अगर हमने खींची है तो इसको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे।
तो आपको बताना है लैटिट्यूड से संबंधित कोई लाइन दी होगी। आर्कटिक सर्कल एक लैटिट्यूड लाइन है। इन्होंने बोला कि जो उत्तर ध्रुव वृत्त है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री की आर्कटिक सर्कल है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपको देखने को मिलता है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। दूसरे में लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर की जो मकर रेखा है। आपको मैं एक बार बात बता देता हूं कि कैप्रिकॉर्न को आप मकर रेखा कहते हो और जो कैंसर वाली लाइन होती है उसको कर्क रेखा हम कहते हैं। तो इसमें अभी लिखा हुआ है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहां से पास होती है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में पास होती है। आप देख सकते हैं कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तीसरे में लिखा है कि अंटार्कटिक सर्कल इज एट 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर कि दक्षिणीय ध्रुव वृत्त जो है आपको देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, 23.5 डिग्री दक्षिण में। और चौथे प्रश्न में लिखा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो आपका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, हमने सबसे पहले गलत जवाब ढूंढना है। पहले वाला जवाब गलत है क्योंकि आर्कटिक सर्कल आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको मैं इमेज में दिखा देता हूं। आर्कटिक सर्कल जो है ये देख सकते हैं, ये आर्कटिक सर्कल है, ये आपको देखने को मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में। और ऑप्शन में क्या था, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो ये ऑप्शन तो हम गलत कर देंगे। दूसरे पर लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो मकर रेखा है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में जाती हुई दिखेगी। तो यहां पर ये देख सकते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको आप मकर रेखा बोलते हो, ये 23.5 डिग्री में स्थित है। और ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने ये लाइन लगाई है, एक बार मैं सभी इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की। ये जो मैंने एक लाइन लगा दी पहले, आप देख सकते हैं, ये मैंने इक्वेटर वाली लाइन लगाई। इक्वेटर के जो नीचे है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। लिखा है ना सदर्न, साउथ वाला हिस्सा है तो इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है। और ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये सदर्न हेमिस्फीयर से होकर गुजरती है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री पर। तो ये वाला आंसर सही होगा। और बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले वाला ऑप्शन समझा दिया था, अब ये तीसरा ऑप्शन है, इसको देखते हैं कि यहां पर लिखा है अंटार्कटिक सर्कल आपको 23.5 डिग्री पर देखने को मिलेगा साउथ में। तो देखिए अंटार्कटिक सर्कल आपको 66.5 डिग्री साउथ में देखने को मिलेगा। साउथ आप दक्षिण को कह सकते हैं। तो अंटार्कटिक सर्कल आपको 66.5 डिग्री साउथ में देखने को मिलेगा। और यहां पर लास्ट में यहां पर इन्होंने 23.5 लिखा था तो इसलिए इसको गलत कर दिया। अब चौथे में लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सदर्न हेमिस्फीयर कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आप देख सकते हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में तो नहीं है, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और सही जवाब आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में लिखा है एक इमेजिनरी लाइन है कि एक ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ ग्लोब टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त या फिर कर्क रेखा। अभी मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी रेखा है जो ग्लोब को इक्वल 2 भागों में बांटती है। तो जब मैं आपको बताऊंगा ये वाली कौन सी रेखा है तो आप बोलोगे कि ये इक्वेटर है। तो इसका जवाब भी क्या होगा, इक्वेटर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी होती है, आर्कटिक सर्कल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, इसके बारे में भी फिर से देख लेते हैं। देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको आप कर्क रेखा बोलते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है 23.5 डिग्री साउथ में, इसको आप मकर रेखा बोलते हो। और वहां पर लिखा था आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और यहां पर अंटार्कटिक सर्कल ये 66.5 डिग्री साउथ में है। यहां पर आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा, यहां पर आपको नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा। और ये वाला जो हिस्सा है इसको आप फ्रिजिड जोन कहते हो। क्या कहते हो, इसको आप फ्रिजिड जोन कहते हो। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम टॉरेड जोन कहते हैं।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला जो हिस्सा है उसको आप कहोगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। हो सकता है आपको पहली बार देखने में ये सारी चीजें याद ना हो, बट आप बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम टिप्स पर हो जाएंगी। सो आपने इन बातों को समझ लिया होगा। अब देखते हैं कि इसका सही जवाब इक्वेटर था। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर आपका सही जवाब है, जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर ग्लोब से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोब फ्रॉम द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब, कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी लिखा है इट इज टिल्टिंग ऑन इट्स एक्सिस, कि यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। इट इज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, कि ये क्या है? पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप है। इट इज ओवल इन शेप, कि ये अंडाकार आकृति में है। तो आपने बताना है सही जवाब क्या होगा। जब भी हम ग्लोब की बात करते हैं, आपके सामने मैं कुछ इमेजेस दिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आपके सामने ये ग्लोब की इमेज दिखाई दे रही होगी, तो यहां पर थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। इस झुकी हुई होने के कारण ही आपको जो मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, सीजन में बदलाव देखने को मिलता है, इस झुकी हुई होने के कारण ही आपको देखने को मिलता है। तो ये झुकी हुई तो है, तो मतलब बी ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही सही होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने और क्या बात कही है। इन्होंने और बात कही है कि ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती हैं, जिसको आप कौन सी लाइन कहते हो? ये वाली लाइंस। ये वाली लाइंस क्या है? लॉन्गिट्यूड्स लाइंस हैं। लॉन्गिट्यूड्स ये होगी, और जो लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं जो कि ऐसी लाइंस होती हैं, तो ये लाइंस आपको देखने को मिलती हैं ग्लोब पर। तो ये बात तो ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही होगा कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इसके बाद देखते हैं कि इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, कि ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो बिल्कुल ग्लोब क्या है? एग्जैक्ट कह सकते हैं कि ये प्रतिरूप है हमारी धरती का। तो इसको भी हम सही करेंगे, सी भी सही है। बट अगर हम बात करें इट इज ओवल इन शेप, कि ये अंडाकार आकृति में है, बिल्कुल गलत। ये अंडाकार आकृति में नहीं है, इसकी शेप स्फेरॉइड या फिर जियोइड शेप में इसकी शेप है। किसकी? हमारी धरती की। सो ऑप्शन नंबर डी को आप काटेंगे। अब आप जिन जिन ऑप्शन में डी को देख पाएंगे उन ऑप्शंस को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। और ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जिसमें ए, बी और सी की बात कही गई है। सो ऑप्शन नंबर डी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे स्ट्रेटोस्फेयर से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर को आप हिंदी में समताप मंडल कहते हो, कि स्ट्रेटोस्फेयर हैज आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, कि स्ट्रेटोस्फेयर में हम जो जहाज होते हैं, हवाई जहाज की बात की जा रही है, कि हम उसको उड़ाने के लिए आदर्श होता है। सही कारण आपने बताना है। हाई एयर प्रेशर, उच्च वायु दाब के कारण, लो एयर प्रेशर, निम्न वायु दाब के कारण, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड रिलेटेड वेदर फिनोमिना, कि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि विंडी कंडीशन, आंधी वाली परिस्थितियां, मतलब तेज पवन यहां पर चलती है इसकी वजह से। तो सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, स्ट्रेटोस्फेयर में हम अपने जहाज को, अपने हवाई जहाज को इसलिए उड़ाते हैं, अनुकूल होती है वहां पर स्थिति, और वहां पर कोई भी जो बादल होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते। वहां पर कोई भी बिजली जो चमकती है वो भी नहीं चमकती। मतलब ये कि ट्रोपोस्फेयर में ही ये सारी चीजें होती हैं, ना कि स्ट्रेटोस्फेयर में। सो ऑप्शन नंबर 3 को आप लगाओगे टिक, और यही आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न में भी इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर आपने मैच द कॉलम करना है। ओजोन लेयर, जिसको आप ओजोन परत कहते हो, रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो प्रेक्षण, वेदर फिनोमिनन, मौसमी संबंधी घटनाएं, थिन एयर, पतली हवा। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर, जिसको आप शोभ मंडल कहते हो, एक्सोस्फेयर, जिसको आप बहिर्मंडल कहते हो, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको आप समताप मंडल कहते हो, थर्मोस्फेयर, जिसको आप बाह्य मंडल, वायुमंडल हम कहते हैं। तो आपने इनको मैच द कॉलम में मैच करना है। तो देखते हैं इस पहले का जो आप देख सकते हो, ओजोन जो परत है, मैं आपको सीधा इसका जवाब ही बताने वाला हूं। ओजोन परत आपको कहां देखने को मिलेगी? ओजोन परत आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगी। सो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 होने वाला है। ओजोन परत आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। रेडियो ट्रांसमिशन आपको कौन से मंडल में देखने को मिलेगी? तो इसका सही जवाब होगा थर्मोस्फेयर में। रेडियो प्रेक्षण आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगी, रेडियो ट्रांसमिशन इन थर्मोस्फेयर। ऑप्शन नंबर जो 3 है,
वेदर फिनोमिनन, ये मैंने अभी आपको बताया था जब ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था कि वेदर फिनोमिना जो है आपको, जैसे कि बारिश हो गई, बिजली वगैरह, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं, इसीलिए तो इसमें जहाज नहीं उड़ाए जाते जो हवाई जहाज होते हैं। सो वेदर फिनोमिना आपको ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। और जो थिन एयर है, पतली हवा होती है, वो आपको एक्सोस्फेयर में देखने को मिलेगी और सबसे लास्ट में यही जो परत होती है वो देखने को मिलती है। और वेदर फिनोमिना में कह सकते हैं कि ज्यादा नमी होने के कारण और सबसे पहली परत होने के कारण जो बारिश जैसी घटनाएं हैं, स्नोफॉल है, वो इसी लेयर में देखने को मिलती है। और कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के बाद जो आपको स्ट्रेटोस्फेयर जो देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण ये जहाज उड़ाने के लिए इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा जवाब होगा, ओजोन लेयर, मतलब ए का यहां पर डी होने वाला है। सो देख लो आपकी ए का 4 किसमें है, इसी में आप देखने को मिल रहा है। बी का इसमें 1 है, यहां पर आप देख सकते हैं बी का कौन सा होगा, यहां पर सॉरी ए का 4 नहीं होने वाला था, ओजोन लेयर का यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में होने वाला था। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, ए का यहां पर 3 है, बी का यहां पर 4 बताया हुआ है रेडियो ट्रांसमिशन का, सी का 1 है, थिन एयर कह सकते हैं, सी का 1 कि वेदर फिनोमिना का आपका आ जाएगा ट्रोपोस्फेयर और थिन एयर आपका आ जाएगा एक्सोस्फेयर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। एक बार हम इसको डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। आपके सामने मैंने एक डायग्राम ओपन की हुई है, देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ट्रोपोस्फेयर दिखाया हुआ है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोपॉज आपको देखने को मिलेगी, फिर मेसोपॉज, फिर कह सकते हैं मेसोपॉज के बाद थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो अभी आपने ये देखा जहां पर हम जहाज वगैरह उड़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और जो आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली परत है, ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात कि ओजोन जो परत होती है, ओजोन लेयर जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट्स रेज होती हैं उनसे हमारा बचाव करती है। तो ओजोन लेयर कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। काफ़ी बार आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें मतलब कि कौन सी परत में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, तो आपने जवाब देना है स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसके बाद हमने बात की थी थर्मोस्फेयर में, जिसमें आयोनोस्फेयर भी देखने को मिलता है, जहां पर रेडियो वगैरह के जो सिग्नल होते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन वगैरह हो जाती है, तो यहाँ से सिग्नल टकराकर फिर से वापस नीचे आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपने लगा लिया था ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो गल्फ स्ट्रीम होती है, जो जिसमें हमने गर्म धाराओं की बात की गई है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जल धारा है। क्योंकि मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर की ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 गेट हीटेड फ्रॉम अंडरग्राउंड की अंतर्भौम्य भूमि के नीचे से गर्म होती है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि गेट्स हीटेड बाय द हॉट स्प्रिंग की गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर की भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो मैं आपको इसका सीधा जवाब दूंगा गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पर गर्म महासागरीय जलधारा की बात कही गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों? यहां पर इक्वेटर के पास मैंने आपको एक बात बताई थी, इक्वेटर के पास जो भी आपको जल धाराएं देखने को मिलेंगी वो गर्म होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि सूरज वो है, सूरज की जो किरणें हैं वो सारा साल कहां पड़ती रहती हैं, सारा साल सीधे यहां पर पड़ेंगी। तो यहाँ की जो जल धाराएं होंगी समुद्र में वो भी तो गर्म होंगी ना। सो इसलिए इसका जो जवाब होगा, क्योंकि ये इक्वेटर से कह सकते हैं ओरिजिनेट करती हैं, निकट से उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये गर्म होती हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे फार्मिंग से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, नोमैडिक हर्डिंग। तो यहाँ पर पहले में लिखा है सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, टेम्परेट ग्रासलैंड्स की स्थानांतरी कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारण। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन वन वाले क्षेत्र, शीतोष्ण घास के मैदान। तो पहले ऑप्शन में जो सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन को हम किस में टिक करेंगे?
पहली ऑप्शन को हम टिक करेंगे, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज की शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर हम खेती करते हैं। तो ये वाली खेती कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर बहुत सारे जंगल होते हैं। कुछ आदिवासी समूहों द्वारा ऐसी खेती की जाती थी और इस खेती में क्या होता था कि जंगल में जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे उनको काट दिया जाता था और जो भी घास फूस होती थी उसको आग लगाने के बाद जब वो एशेस वगैरह में कन्वर्ट हो जाते थे तो उसमें वो खेती करते थे। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जहां पर हम कह सकते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे कि यूरोप में स्टेपिस हो गया, नॉर्थ अमेरिका में आपको प्रेरीज के मैदान देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो खेती की जाएगी उसका मेन अल्टीमेट एम होगा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, इन क्रॉप्स को बेचना है, जैसे कि मक्के की खेती होगी, इस तरह की खेती जो की जाती है उसको मेनली सोयाबीन हो गया, तो इसको मेनली बेचने के लिए किया जाता है। और इसका बी का ऑप्शन हो जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड, मतलब इसको हम कहेंगे वाणिज्यिक अनाज जो कृषि है वो आपका शीतोष्ण घास के मैदान में आ जाएगा। अब आ गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन निर्वाह कृषि। इसमें इस कृषि को वहां पर किया जाता है जहां पर जो लोगों की आबादी है, जनसंख्या है, वो ज्यादा होती है। सो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में इस तरह की खेती को किया जाता है, खुद के निर्वाह के लिए, खुद के गुजारे के लिए इस तरह की खेती को किया जाता है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। और लास्ट में आ गया नोमैडिक हर्डिंग। ये क्या है कि चलवासी पशुचारण, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिन लोगों द्वारा जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, उनको चराने के लिए, उनको घास वगैरह खिलाने के लिए, उनको चारा खिलाने के लिए, इस तरह की हर्डिंग को, पशुचारण को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। ये सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स में की जाती है, जैसे कि कुछ एरिया हैं जैसे कि सहारा डेजर्ट में कुछ इस तरह के एरिया आपको देखने को मिलते हैं। सहारा वाली साइड में जो लोग होते हैं वो कुछ इस तरह का कह सकते हैं नोमैडिक हर्डिंग उनके द्वारा की जाती है। सो ऑप्शन नंबर 4 का आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर 1। अभी आप देख लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो मैच करेगा। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि स्थानांतरी जो कृषि है वो क्या है, इसका स्थानांतरी कृषि सघन वन वाले क्षेत्र में होगा। वाणिज्यिक अनाज कृषि का सही जवाब होगा शीतोष्ण घास के मैदान। गहन निर्वाह कृषि आ जाएगा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। चलवासी पशुचारण का सही जवाब होगा अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। और ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद मैं यही करूंगा आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। अगर प्रश्न समझ आए हैं तो आपने लाइक का बटन दबाना है और हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।